वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है शुभम यादव। मैं आप लोगों को अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ाया था मैंने आप लोगों को अब तक? मैंने आप लोगों को अब तक डेथ तक की सभी चीजें करा दी थी और एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था जिसका नाम था सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या था सेक्शन 37? ये एक जीता जागता सेक्शन आप पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना, सेक्शन को हिंदी में धारा बोलते हैं। अब धारा 302 के तहत ये सजा सुनाई जाती है। इस टाइप से ही ये हमारी पार्टनरशिप एक्ट की एक धारा है, एक एक्ट है, एक सेक्शन है। सेक्शन क्या है? सेक्शन 37 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। क्या है इस सेक्शन के अंदर? एक बात बताएं आप, मैंने आपसे अभी पिछले क्वेश्चन में, जो पिछली क्लास में कराया था, इलिस्ट्रेशन नंबर 59 था आई थिंक। उस इलिस्ट्रेशन में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम कैश से या बैंक से पेमेंट नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि जेड के लीगल एग्जीक्यूटिव्स जो थे उनके हिस्से में इतना पैसा आता है, जो पैसा मतलब सॉरी जेड के जो हिस्से में इतना पैसा आता है जो उसके लीगल एग्जीक्यूटिव्स को दिया जाना बनता है, पर दिया तो नहीं है। अगर दे देते तो बैंक या कैश को हम डेबिट करते। कहा था ना मैंने, अभी दिया नहीं है, हमने खड़े रखे हैं, हिसाब निकाल लिया, पूरा तय कर लिया कि ये इनका अमाउंट बैठता है, पर पेमेंट नहीं करी। पेमेंट रोकने का कारण क्या होगा? क्या पता भाई बाकी पार्टनर साइन करें, या क्या पता बोर्ड मीटिंग में पास हो, या क्या पता गवर्नमेंट के कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़े, कुछ भी XYZ। ऐसी समस्याओं में आप जब डेथ वाले पार्टनर के घर वालों को पैसा नहीं देते हो तो यहां पर एक समस्या है। समस्या क्या है? एक बात बताएं आप, किसी के घर में अगर मौत हो जाए, किसी के घर में अगर मौत हो जाए, शादी एक ऐसी चीज होती है जो प्री प्लान्ड होती है। हमें पता है मुझे अगले 6 महीने में शादी करनी है, मुझे अगले 2 महीने में शादी करनी है, अगले 15 दिन में शादी करनी है, तो मैं उस 15 दिन के अंदर पैसे इकट्ठे कर सकता हूं। लेकिन डेथ तो अचानक हो गई भाई, आज बैठे हैं, पता लगा कल मृत्यु हो गई। जब डेथ अचानक हो गई तो उस समय पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि नहीं होती? क्योंकि पता नहीं आप किस परिस्थिति में बैठे हो, पता नहीं आपके घर में पैसा है कि नहीं है, पता नहीं आपके घर में बैलेंस है या नहीं है, क्या पता आपके ऊपर कुछ दुविधाएं आ रही हो, कुछ समस्याएं आपके ऊपर हो, ना कर पाए आप पैसा इकट्ठा। तो जब डेथ होती है तो उस मृत्यु जिस परिवार में होती है उसको पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और उसी वक्त अगर आप पैसा ना दे, आनाकानी करें और 6 महीने बाद या 1 साल बाद उसका पेमेंट करें तो उस पेमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती। बात समझ में आती है? मुसीबत के वक्त जो दोस्त काम आए वो दोस्त अपना दोस्त होता है, उसके बाद चाहे कोई भी काम आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहानी तो सुनी होगी है। इसी तरीके से पेमेंट का भी हाल है कि जब आपको जरूरत है उस वक्त अगर आपको पैसा मिल गया तो बहुत ज्यादा काम आता है वो पैसा, और जिस वक्त जरूरत नहीं है, आपका पैसा नहीं मिला आपको, चाहे उसके बाद आपको ब्याज भी मिल जाए तो भी कोई इसका खास बेनिफिट नहीं होता। तो पार्टनर्स क्या करते हैं? अब ज्यादातर पार्टनर्स पार्टनरशिप इसीलिए टूटती है, ज्यादातर पार्टनर्स ड्रामेबाजी करते हैं, क्योंकि वो जो पार्टनर था वो तो उनके बराबर की कैपेसिटी रखता था पार्टनर्स की, तो वो बहस कर सकता था कि भाई तुम क्यों मेरा पेमेंट नहीं कर रहे हो। लेकिन मान लो पार्टनर की ही डेथ हो गई तो उसके बच्चे हैं घर में, वो बच्चे तो बहस कर नहीं पाएंगे, क्या मैटर है बिजनेस में, क्या है क्या नहीं है। तो पार्टनर्स, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं। तो यहां सेक्शन 37 लाया गया, एक्ट में उन्होंने रोक दिया कि आप ऐसा काम नहीं करोगे। अगर आप ऐसा काम करते हैं, अगर आप ऐसा काम करने हैं तो आप तो जो बैलेंस ड्यू है लीगल एग्जीक्यूटिव्स का वो तो आप दोगे ही दोगे, साथ में कुछ एडिशनल अमाउंट भी दोगे। अब वो एडिशनल अमाउंट क्या है उसी के बारे में आप पढ़ना है। एक बार जरा थ्योरी पे ध्यान देना, मैंने थ्योरी यहां पर लिखी है, एग्जाम में भी थ्योरी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाता है, और वैसे 20 नंबर की थ्योरी आनी बनती है। ये क्वेश्चन वहां पर आने के 99% चांस है, ध्यान रखना इस चीज का, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। क्या है इसमें? सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है? ए फुल और पार्ट, या तो पूरा का पूरा पैसा या थोड़ा बहुत, पार्ट मतलब आधा या तिहाई या चौथाई कुछ भी, ए फुल और पार्ट अमाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, आउटगोइंग मतलब रिटायरिंग भी होता है और डेथ भी होता है, लेकिन यहां पर हम डेथ की बातचीत कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर स्टिल रिमेन्स टू बी पेड, अभी भी पेड करना बाकी है। देन लीगल हेयर्स
ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ हो गई है। ध्यान रखना, आउटगोइंग पार्टनर रिटायरमेंट में भी होता है और डेथ में भी होता है, लेकिन जो हक दिया है सेक्शन 37 ने केवल कानूनी वारिस को दिया है, लीगल हेयर्स को दिया है, वो भी किसके, जिसके पार्टनर की डेथ हो गई है। डिसीज्ड पार्टनर शैल बी एंटाइटल्ड द हायर ऑफ द फॉलोइंग, ये तो थ्योरी का नाम। अब मैं देसी भाषा में बात करूं, जो लीगल हेयर्स होते हैं, जिस पार्टनर्स की डेथ हो जाती है, उसको दो चीजों में से जो भी ज्यादा होगा आप वो देंगे, ए और बी, दो पॉइंट दे रखे हैं, आप इसके हिसाब से कैलकुलेट करें और इसके हिसाब से कैलकुलेट करें, जो भी फिगर ज्यादा होगी आप दे देंगे। जैसे कि मैं आपको यहां पहले पढ़ लो क्या है ये। पहला पार्ट है इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, आपको 6% पर एनम के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। उसके बाद क्या आता है आपका, उसके बाद आपका कहा शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बैलेंस ड्यू, जो बैलेंस आपका बकाया है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, जो भी डेथ हुई है उसका जो भी बैलेंस बनता है, डिवाइड बाय कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर प्लस बैलेंस ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। ऑल पार्टनर्स कौन से हो गए बेटा, रिटायरमेंट या डेथ के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वही तो ऑल पार्टनर कहलाएंगे। मैंने क्या बताया था, ए बी और सी, सी की डेथ हो गई तो अब जो नई फर्म के पार्टनर्स कौन बचेंगे, ए और बी बचेंगे। तो जब मैं कहूंगा न्यू फर्म के ऑल पार्टनर्स कौन हुए, तो आप क्या कहेंगे, ए और बी। तो यहां वही बात कही, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस बैलेंस ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, इसको जोड़ के आप डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर्स। क्या है ये, जरा एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा दूं। मैं कह रहा हूं एग्जांपल के तौर पे, एज्यूम्ड फिगर है सारी, मैं कह रहा हूं कि Z की डेथ हुई है, तीन पार्टनर है X, Y और Z, इनकी कैपिटल 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। बात समझ में आती है। जब Z का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया गया तब हमें पता चला कि 1 लाख में बाकी रिजर्व्स, प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, पता नहीं क्या क्या बांट बूट के 1.5 लाख का हिस्सा बैठता है जिसका पेमेंट करना बनता है, जो मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डालकर दिखाया था। ये पेमेंट कर देना चाहिए था पर पेमेंट नहीं किया। किसने, एक्स और वाई ने पेमेंट नहीं किया। Z की डेथ हुई है, एक्स और वाई ने पेमेंट नहीं किया, इन दोनों ने पेमेंट करने से मना कर दिया। जब इन्होंने पेमेंट करने से ही मना कर दिया तो क्या किया जाएगा, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, मान लीजिए 6 महीने बाकी हैं 31 मार्च को, 31 मार्च को 6 महीने बाकी हैं, मतलब आपने क्या करना है, 1.5 लाख का 6% ब्याज निकालें 6 महीने का, कितना आया निकल के, $4500 पहला, ये ए पार्ट कहलाया। दूसरा पार्ट क्या कहलाया, हमसे ये कहा है कि जो ये पार्टनर का शेयर था और इनका शेयर था, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो भी बैठता है आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर देंगे। जैसे कि मैं यहां जरा बी पार्ट की कैलकुलेशन करता हूं, स्पेस की दिक्कत की वजह से। क्या करना है, मान लो 50,000 का प्रॉफिट कमाया एक्स और वाई ने, तो जेड के घर वाले कहेंगे कि इस 50,000 में हमें भी हिस्सा चाहिए। बात कुछ समझ में आई, कैसे हिस्सा दोगे आप, कहोगे कि जेड का कैपिटल कितनी है जी, 1.5 लाख रुपए है जो हमें देनी थी, लेकिन टोटल कैपिटल कितनी है, एक्स की 3 लाख, वाई की 2 लाख और जेड की कितनी, 1.5 लाख, डिवाइडेड बाय 6,50,000, कितनी निकल के आई, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 6,50,000, ये आपका निकल के आया 11,538 रुपए। तो क्या है ये बी का पार्ट, 11,538 रुपए। ज्यादा क्या है, ज्यादा ये है कि नहीं है 11,538 रुपए। तो अब कितने रुपए देने होंगे, अब देने होंगे आपको 1.5 लाख, तो वो जो पहले कैलकुलेट हुए थे, साथ साथ में ये 11,538, सेक्शन 37 ने ये और दिलाया आपको। तो टोटल कितना लीगल एयर्स को जाएगा, मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से 1,61,538 रुपए जाने
बनते हैं। इतना पेमेंट लीगल हेयर्स को दिया जाएगा। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी, बिल्कुल आई होगी। ये तो बस एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने इन दोनों पॉइंट को समझाने के लिए आपको कराया, लेकिन अभी आपको एक क्वेश्चन कराना बनता है। उस क्वेश्चन को कराने के बाद आपकी क्लियरिटी आएगी कि हमें हकीकत में करना क्या था इसके अंदर। ठीक है, तो भैया जरा वीडियो को पॉज कर लें और जो मैंने लिखा है इसको नोट कर। ये इलिस्ट्रेशन नंबर 67 है टीएस ग्रेवाल का, जरा आप इसको नोट करें सभी लोग, और मैं इसी क्वेश्चन को भी कराता हूं। 67th इलिस्ट्रेशन में क्या लिखा हुआ है? ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2. C retires on 1st July 2013, on which date the capital of A, B and C after all necessary adjustment, मतलब वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में, पिछला क्वेश्चन क्या था 59th क्वेश्चन, उसके अंदर जो हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट के टू बैलेंस कैरिड डाउन में दोनों लिख दिए थे, और जो Z का लीगल एग्जीक्यूटिव का बैलेंस लिखा था, वही तीनों की बात कर रहे हैं। वो कैसे निकला? सारी एडजस्टमेंट करने के बाद वो निकल के आया, वही इन्होंने निकाल कर दे दिया। क्या कहा है कि आपके तीन फिगर निकल गए, 75,000, 65,000 और 45,000। हमसे कहा क्या गया है? हमसे कहा है कि ड्यूरिंग A and B continued to carry on the business for 6 months without settling the account of C. C को पेमेंट करे बिना 6 महीने तक लगातार वो बिजनेस करते रहे। During the period of 6 months ended 31st December 2013, the profit of 50,000 is earned by the firm. 50,000 का मुनाफा भी इन्होंने कमा लिया। ध्यान रखना, इस बार खाते कब बंद हो रहे हैं? 31 दिसंबर को बंद हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कैलेंडर ईयर और अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर भी हमारा होता है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और हमारा कैलेंडर ईयर क्या है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। आप कर सकते हैं, अगर 31 दिसंबर बोल रहे हैं इसका मतलब 1 जनवरी से इनका साल शुरू हुआ होगा। हमसे क्या कहा है? स्टेट विच ऑफ द टू ऑप्शंस अवेलेबल विद सी अंडर सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शुड बी एक्सरसाइज्ड। हमें लिखना क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, according to section 37 of Indian Partnership Act 1932, C will be entitled higher of the following two amounts. पहला क्या भाई? हमारा सी का बैलेंस कितना ड्यू था? 45,000। हमसे कहा है कि इंटरेस्ट एट द रेट 6%, बोले तो 45,000 का ब्याज निकाल कर दें आप 6% के भाव से। कितने महीने का? 6 महीने का। कितना बैठा? 45,000 का 6%, 6/12, 1350। और बी क्या था हमारा? शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैसे निकलेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट? हमसे कहा है कि हमारा प्रॉफिट 50,000 का कमाया गया, बैलेंस कितना था? 45,000 सी का था, डिवाइडेड बाय तीनों की कैपिटल। कितनी बैठी? 75,000, 65,000 और 45,000, टोटल 1,85,000 बैठी। क्या निकालेंगे इसको? कितना अमाउंट निकल के आया? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 45,000 डिवाइडेड बाय 1,85,000, 12,162 ये फिगर बैठी। अब आपने क्या करना है? इसका हायर लेना है। दोनों में से हायर क्या है? 12,162, मतलब अमाउंट क्या दी जाएगी? 12,162। तो क्या सीज एग्जीक्यूटर्स या फिर ये पेमेंट टू सी एग्जीक्यूटर विल बी
लॉसेस एग्जीक्यूटर्स कितनी होगी? एक तो 45,000 जो इनकी मूल राशि है, मेन अमाउंट है, और दूसरा जो हमने इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाला है। ब्याज भी ज्यादा हो सकता था, हो सकता है आपको लॉस होता, हो सकता है कि आप हमेशा कहेंगे कि सर आपका तो हमेशा शेयर ही प्रॉफिट ही ज्यादा आएगा। एक बात बताएं, मान लीजिए बिजनेस है भैया, प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाता, या प्रॉफिट बिल्कुल कम होता, 45 रुपए का ही प्रॉफिट होता या 50 रुपए का ही प्रॉफिट होता, तब तो ब्याज ज्यादा आता कि नहीं आता? या फिर लॉस हो जाता तो जीरो आता, फिर तो यही ज्यादा आता। वो बेचारा वैसे ही घाटे में है, उस बेचारे के घर वाला, उसका एक मतलब मेंबर एक्सपायर हो गया, उसके बाद आप उसको अमाउंट भी कुछ नहीं दे रहे हो कि जी बिजनेस को लॉस हो गया। आपका फॉल्ट है, आपने पेमेंट क्यों नहीं किया? आपको उसी दिन पेमेंट करना था जिस दिन उसकी डेथ हुई थी। बात कुछ समझ में आती है? इस वजह से इन रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 45,000 प्लस 12, 162, 57, 57,162 ये पेमेंट सी के एग्जीक्यूटर्स को करना बनता है। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। जी बिल्कुल आई होगी। तो आज हमारा सेक्शन 37 क्लोज हुआ है। सेक्शन 37 ऐसा भी हो जाएगा कभी कभी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया आप लोगों के साथ डिस्कस, 59th इलस्ट्रेशन अगर आपको याद हो, उसके अंदर जहां तक मुझे याद है कि जो भी पेमेंट बनता था आपने उसे बैलेंस शीट में खड़ा कर दिया था, और आई थिंक 1 जुलाई की बैलेंस शीट आपने बनाई थी। मान लीजिए अगले 9 महीने तक आपने उसकी पेमेंट ही नहीं करी, कहा कि 31 मार्च को करेंगे पेमेंट, तो माय डियर उस अगले 9 महीने का, क्योंकि 31 मार्च को आपको पता तो चल ही जाएगा कि आपके इस साल का प्रॉफिट क्या बैठा, तो अगले 9 महीने का प्रॉफिट आप निकालेंगे। दूसरा क्या करेंगे, आप ये फिगर निकालेंगे ब्याज के हिसाब से। 9 महीने का प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट आपको खुद कैलकुलेट करके आ जाएगा अगले 9 महीने का जो भी प्रॉफिट बैठता है। आप उस प्रॉफिट के ऊपर शेयर निकालें इसी तरीके से बी पार्ट में जैसे मैंने कराया, और ब्याज निकालें जैसे ए पार्ट में मैंने कराया। उसके बाद आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। बात समझ में आती है? तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा मोबाइल नंबर भी दे रखा है, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉलिंग वाला नंबर भी है। आप उस पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। जो अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं वो ऐड हो जाएं उसके अंदर, ताकि आपको फ्री नोट्स एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये वीडियो जो हम शेयर कर रहे हैं आप लोग, ये बिल्कुल कंप्लीटली फ्री है। कोई भी इस बात की अफवाह ना फैलाए कि इसके कोई चार्जेस लिए जा रहे हैं। कई लोग इस बात को कह रहे हैं कि हम लोग चार्जेस के ले रहे हैं, हम कोई चार्जेस नहीं ले रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये बिल्कुल समाज सेवा के लिए है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो जितना हो सके उतना आप इसको शेयर करें, ताकि जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, जिनको जरूरत है, एटलीस्ट उनकी तैयारी तो हो जाए। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, और हमारा बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। आज मेरे हिसाब से हमारा चैप्टर तो क्लोज हो जाता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट आती है तो मैं एक आधा क्वेश्चन और करा दूंगा सेक्शन 37 का, पर थ्योरी में क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगर जरूरत ना पड़ी तो हम शायद क्वेश्चन ना करें, व्हाट्सएप ग्रुप में ही शेयर कर लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम रही होगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करें और व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करें, मैं एक वीडियो और बना दूंगा। साथ ही साथ मैं एक नए चैप्टर की शुरुआत करूंगा नेक्स्ट क्लास से, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो भैया आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय।